हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और एसएससी और एसएससी जीडी के लिए। तो बच्चों, आज हम लोग पहले सवाल की तरफ आते हैं। भारतीय इतिहास मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें हम लोग देखते हैं शेष सूरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का या टकसाल सबसे पहले चालू हुआ? या हम कहें कि 1 रुपए का जो सिक्का, जिस रुपए की बात करते हैं, रुपया कब चालू हुआ, किसके शासनकाल में? तो बच्चों, ये चालू हुआ शेरशाह सूरी के शासन में। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग बता देते हैं। 1540 से 1545 तक इनका शासन था और इन 5 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान था। चाहे वह प्रशासन की बात करते हैं और राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, उन सभी में उन्होंने काफ़ी सुधार किया। बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। टका या रुपया की बात करते हैं। चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? टका या रुपया? रुपया, चांदी का रुपया, शेरशाह सूरी पहला ऑप्शन है, दूसरा अकबर है, तीसरा तैमूर और हुमायूं। तो राइट आंसर होगा बच्चों, इसमें रुपया चालू किया था शेरशाह सूरी ने। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। शेरशाह सूरी राइट आंसर इसका। बच्चों, हम लोग से 1 रुपए के सिक्के के बारे में बात करते हैं। शेरशाह सूरी ने कौन कौन से सिक्के चालू करवाए? तो 178 ग्रेन का उन्होंने चांदी का सिक्का चालू करवाया। संस्कृत में यह शब्द है रुपैक्यम। क्या है बच्चों? रुपैक्यम संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब है चांदी का सिक्का। तो वही रुपया चालू हो गया। 178 ग्रेन का था और यह ग्राम की बात करते थे 11.43 ग्राम था। चांदी का उन्होंने शुरू किया। तांबे के सिक्के को दाम कहा गया उस दौरान। शेरशाह सूरी के शासनकाल में तांबे का सिक्का जारी किया गया, जिसे दाम कहा गया। और इसके बाद सोने का सिक्का जारी किया गया बच्चों, जिसे मोहर कहा गया। आज आप लोगों को भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी दे दें, जो सिक्के के बारे में। पहले सिक्का चालू हुआ शेरशाह सूरी के दौरान में, जिसे रुपया कहा गया। बाद में यही रुपया 19 अगस्त सन 1857 की बात करते हैं। 19 अगस्त 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपए का सिक्का जारी किया। जिस 1 रुपए सिक्के की आज हम वर्तमान में बात करते हैं, वह सिक्का 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालू किया। और बच्चों, कब चालू किया? ये 19 अगस्त की बात है। कोलकाता में चालू किया गया, 1 रुपए का सिक्का जारी किया गया। बच्चों, भारत में वर्तमान समय पे 4 टकसालें हैं जो सिक्का जारी करते हैं। पहली टकसाल है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। बच्चों, यह 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का या सारे सिक्के, मैं कहूँ सारे सिक्के और 1 रुपए का नोट हमारी केंद्र सरकार जारी करती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, जिसमें वित्त सचिव होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं। तो आप लोग इस बात को सबसे पहले नोट कर लीजिए कि सारे सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है और 1 रुपए का नोट जारी करने का अधिकार वह है केंद्र सरकार अपने वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी कराता है, जिसमें वित्त सचिव होता है, उनके सिग्नेचर होते हैं। बाकी सारे जितने भी नोट होते हैं, बड़े नोट, वह आरबीआई जारी करता है। तो इस तरह से आप लोगों ने छोटी सी जानकारी प्राप्त कर ली। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण, जो रोड है पंजाब और किसके साथ जोड़ती है? बच्चों, जीटी रोड का इतिहास जान लेते हैं सबसे पहले। जीटी रोड यह बंगाल से लेकर के काबुल तक थी। कहाँ थी बच्चों? बंगाल से काबुल तक थी, जो पूर्वी बंगाल है, और काबुल तक थी। दूसरी चीज बता देते हैं, यह शेरशाह सूरी से पहले जब मौर्य साम्राज्य था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह रोड प्रारंभ की गई थी, लेकिन पक्की नहीं थी। लेकिन शेरशाह सूरी के शासनकाल में इस रोड को पक्का किया गया तथा यात्रियों को रुकने के लिए सराय और हर मील पर एक मीनार बनाई गई। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ऐसा माना जाता था, यदि कोई स्त्री या वृद्ध महिला अपने सर पर
टोकरी में सोना हीरा जवाहरात लेके जा रही हो तो आसपास यदि उससे लूट लिया गया तो उसका भुगतान आसपास के लोगों द्वारा ही किया जाता था। इसका मतलब यह था कि कोई भी उस वृद्ध महिला को लूटने का प्रयास नहीं करता था। कहने का मतलब है कि शासन व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से संचालित थी। तो राइट आंसर होगा बच्चों पूर्वी बंगाल होगा इसका। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। शेषा सूरी की मृत्यु कब हुई? शेषा सूरी की मृत्यु कब हुई? पहला ऑप्शन है चौसा, कलिंग, कालिंजर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बच्चों कालिंजर। कालिंजर वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बांदा में है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और यहाँ पर जब शेषा सूरी युद्ध के दौरान प्रशिक्षण कर रहे थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, तो एक गोला जो है उनका उन्हीं के एक कैंप में आके गिरता है, जिससे बारूद का ढेर था और वही ढेर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से शेषा सूरी की मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर होगा बच्चों कालिंजर, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बांदा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था बच्चों? पहला ऑप्शन है महादत्त सिंधिया, तुकोजी होलकर, तीसरा ऑप्शन है नारायण राव और चौथा ऑप्शन बालाजी जनार्दन भानु। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे बच्चे। राइट आंसर है बालाजी जनार्दन भानु। इसके होते नाना फडणवीस का जो मुख्यतः जो मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु था। इन्हें मराठों का मैकियावेली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? मराठों के मैकियावेली कहते हैं। बालाजी जनार्दन जो है 1742 में इनके जन्म हुआ और ये सतारा के रहने वाले थे, महाराष्ट्र सतारा के। और मराठों ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में नाना फडणवीस ने भाग लिया था। तो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? प्रश्न आता है कि तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो बच्चों 14 जनवरी 1761 में तीसरी लड़ाई अफगान अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुई थी। तो किसके हुई थी बच्चों? अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में। मूवी भी आ गई है जिसमें संजय दत्त ने रोल किया था, अब्दाली का रोल किया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? जब शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी मराठों के या पूरे देश के एक पथ प्रदर्शक थे और महान सेनानी थे, और उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था। तो उनके बात करते हैं कि उनके दो तरह के गुरु हुए। एक आध्यात्मिक गुरु थे, दूसरे थे उनके राजनीतिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु का नाम था गुरु समर्थदास या समर्थ गुरु रामदास थे, और राजनीतिक गुरु थे उन्हें दादोजी कोंडदेव। तो देख लीजिए इसमें आंसर क्या है बच्चों? नामदेव, रामदास, एकनाथ, तुकाराम। तो राइट आंसर होगा बच्चों रामदास होगा इसका आंसर। और राजनीतिक गुरु यदि आता तो कौन हो जाता? कोंडदेव जी थे। ठीक है। इनका जन्म बात करते हैं तो जन्म उनका 1630 में हुआ था सिवनेर के किले में। कहाँ हुआ था बच्चों? 1630 में सिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था। आप लोग नोट करते रहिए। और शिवाजी का जो पूरा नाम था, जिस नाम से गद्दी पे बैठे थे, शिवाजी बाजीराव भोसले राजे। शिवाजी बाजीराव भोसले राजे के नाम से गद्दी पर बैठे। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता कौन थे? शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों। उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। तो शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी, शाहूजी महाराज। तो राइट आंसर होगा बच्चों शिवाजी, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब दोनों एक ही समकालीन थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी को रोकने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसे भेजा? राजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास और राजा जयसिंह। बच्चों इसका राइट आंसर होगा राजा जयसिंह। राजा जयसिंह और औरंगजेब ने राजा जयसिंह को अपना सेनानायक बना करके शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा था। और इसमें युद्ध होता है, पुरंदर का किला है, वहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें शिवाजी की हार होती है और राजा जयसिंह जीत जाते हैं। इसके बाद संधि होती है। संधि में पुरंदर का किला और अन्य किले जो है छोड़ना पड़ता शिवाजी को, और शिवाजी को जयसिंह के साथ में आगरा जाना पड़ता है। और आगरा जाने के बाद जब उन्हें अन्य सेनापतियों के द्वारा जब उनके साथ जब खड़ा किया जाता है तो औरंगजेब उन्हें बराबर का ओहदा देता है, जबकि
शिवाजी इस बात से क्रोधित होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 7,000 मनसब चाहिए, लेकिन औरंगजेब ये देने से मना कर देता है। इसी बात से उन शिवाजी और औरंगजेब के बीच में विवाद होता है और अंततः आगरा के किले में शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा बच्चों राजा जय सिंह। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया? आपने सुना भी होगा, बहुत बार स्टोरी सुनी होगी, मूवी में देखा होगा। पहला ऑप्शन है अबू फजल, अफजल खान, मलिक काफूर, शाहिस्ता खान। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? शाहिस्ता खान। राइट आंसर है शाहिस्ता खान। नेक्स्ट चलते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व जारी रखा। 1700 में राजा राम की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद में मराठों का जो प्रतिनिधित्व किया मुगलों के विरुद्ध उनकी वीर पत्नी ताराबाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ताराबाई ने किया था। लेकिन ताराबाई स्वयं शासिका नहीं बनी, ताराबाई ने उस गद्दी का प्रतिनिधि बनी और अपने बड़े पुत्र जिसकी उम्र थी 4 वर्ष उसको शिवाजी द्वितीय, क्या नाम था उसका? शिवाजी द्वितीय, जिसे उन्होंने राजा घोषित किया। तो राजा राम की पत्नी कौन थी बेटा? ताराबाई थी और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय थे जो 4 वर्ष के थे, जिनको गद्दी पर बैठा दिया गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी। लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं आप लोग, झांसी की महारानी रही हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक का मतलब है कि कब वह पूर्ण रूप से राजा घोषित हुए। 6 जून 1774 की बात है। देखिए कहीं आंसर है बच्चों। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1774 को हुआ। तो राइट आंसर आपके पास दूसरा ही है, रायगढ़ के किले में होता है, जिसमें वाराणसी के प्रसिद्ध जो पंडित थे उनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया। और शिवाजी उस समय अपने को स्वतंत्र मराठा साम्राज्य का सम्राट घोषित करते हैं और उन्होंने हैदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। क्या किया था बच्चों? हैदव धर्मोद्धारक। इस तरह से रायगढ़ के किले में करते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? पुणे, करवाल, पुरंदर, रायगढ़। तो राइट आंसर होगा बच्चों रायगढ़ होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, निम्न संधियों में से कालक्रम बताइए। कालक्रम के बारे में बात करते हैं। पहला है बच्चों अमृतसर की संधि, दूसरा है बेसिन की संधि, तीसरा है श्रीरंगपट्टम, चौथा है सालबाई की संधि। आप लोगों को मैं क्रम बार बता देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अमृतसर की बात करते हैं तो अमृतसर की संधि होती है 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में, जिसमें इस संधि में अंग्रेज और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में होता है, क्योंकि संधियां दो राष्ट्रों के कहें कि दो गुटों के बीच में शांति स्थापित करती है, जिसकी वजह से दो राज्य या दो गुट आपस में फलते फूलते हैं। इसी का फायदा अंग्रेज सदैव लेते थे ताकि दोनों के बीच में मुठभेड़ न हो। तो अमृतसर की संधि हुई जिसमें महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, जिसमें जो सिख थे उनकी जो सीमा थी वह सतलुज नदी के उस पार कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने, ताकि शांतिपूर्वक दोनों आपस में काम करते रहें। क्योंकि उसी दौरान मराठों से भी उनको लड़ना था, एक साथ सबसे लड़ना उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ जाता। दूसरी है बैसिन की संधि। तो यह संधि होती है 1802 में। यह अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में होती है। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में बैसिन की संधि होती है, जिसमें गुजरात ताप्ती का जो दोआब था, नर्मदा के आसपास का सारा जो है टैक्स कौन लेने लगा बच्चों? अंग्रेज लेने लगे इस संधि के द्वारा। तीसरा है श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम 1792 में हुआ, जिसमें कार्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। इस संधि में टीपू सुल्तान के जो पुत्र थे उनको कार्नवालिस ने छोड़ दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, और बहुत सारा पैसा जो है टीपू सुल्तान को देना पड़ा अंग्रेजों को, और उसके युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। इस तरह से श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में होती है। और तीसरा बच्चों सालबाई की संधि। सालबाई की संधि होती 1782 में। 1782 में सालबाई की संधि होती है, अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है। सालबाई की संधि जो वर्तमान का ग्वालियर है उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है।
इस तरह से हम लोग देते हैं कि सालबाई 1782, श्रीरंगपट्टनम 1792, 1802 में बैसीन, अमृतसर 1809। तो राइट आंसर होगा बच्चों, इसमें देख लीजिए 4321 है, 4321, तो राइट आंसर होगा तीसरा आपके पास 4321। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिनसे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया। ये सामने वाला यदि दुश्मन आपका जिस तरह से है, आपको उसी तरह से जवाब देना होगा। यदि आपने उसे आसान समझ लिया तो आप युद्ध में जरूर हार जाएंगे। लेकिन यहीं पे राजपूत और मराठों में दोनों में अंतर था। राजपूत सदैव युद्ध एथिक्स से लड़ते थे, यदि कोई गिर गया है तो मारते नहीं थे। जैसे बात कर लेते आपने अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बारे में देखा, चाहे वह महाराणा प्रताप हो चाहे राणा सांगा हो, ये सदैव राजपूत युद्ध जो है लड़ते थे, लेकिन एथिक्स की बातें सदैव करते थे कि निशस्त्र पर अस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन शिवाजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। शिवाजी ने निशस्त्र हो चाहे जैसे, उसे सिर्फ दुश्मन माना है और उसमें मारा, इसीलिए शिवाजी कभी भी असफल नहीं रहे। तो शिवाजी ने, क्योंकि अंग्रेजों के पास गोला बारूद, तोप और बंदूकें थी, इसलिए उन्होंने उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देने के लिए फ्रांसीसियों से उन्होंने समझौता किया और फ्रांसीसियों से तोपें, गोला बारूद, बंदूक, सारी चीज़ें उन्होंने खरीदा तथा अपने लिए एक जहाजी, विशालकाय जहाजी बेड़ा और जहाजी जो नाविक, जो समुद्री सैनिक है, उनको भी उन्होंने तैयार किया। तो राइट आंसर होगा बच्चों फ्रांसीसी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। पेशवाओं का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? पेशवा की बात करते हैं तो पहला है परशुराम त्रयंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। बच्चों राइट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। के बारे में बात करते हैं हम लोग। बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहले शिवाजी राजे थे और दूसरे कौन है? बालाजी विश्वनाथ थे बेटा। बालाजी विश्वनाथ की बात, उनके बाद यह है पेशवाओं की जो गद्दी है पैतृक हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र हुए बाजीराव। बाजीराव का अपना एक इतिहास है, बाजीराव की मूवी भी बनी है, देखा होगा आपने। बाजीराव लगभग 40 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी और उन 40 लड़ाइयों में सारी की सारी विजित रही, कभी भी बाजीराव हारे नहीं। और उनकी जो मृत्यु हुई वह नर्मदा नदी के किनारे हुई। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रूड, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। तो राइट उस दौरान जब अंग्रेजों का ये किला बना बच्चों, लगभग 1690 की आसपास की घटना है। तो यह दुर्ग बना जिसमें फोर्ट विलियम के नाम से बना दुर्ग, यह कोलकाता के पास में है। और ये विलियम, उस समय पे विलियम थर्ड ब्रिटेन के राजा थे, उनके नाम पर फोर्ट विलियम रखा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम। और यह इंग्लैंड के राजा के नाम पे रखा गया कोलकाता का यह दुर्ग। नेक्स्ट सवाल करते बच्चों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? पहला जो मराठा युद्ध होता है बच्चों वह है, पहला ऑप्शन है सूरत, वेशिन, सालबाई, पुरंदर। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों, ताकि हम लोग राइट आंसर की तरफ भी चल सकें और देखते भी रहे कि कौन ध्यान से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका राइट आंसर होगा सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालबाई की संधि के बाद समाप्त हुआ। तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। पेशवा द्वारा, ब्रिटिश द्वारा पेशवा काल कब समाप्त किया गया, किसके समय समाप्त किया गया? तो पहला ऑप्शन आपके पास में बच्चों रघुनाथ राव, नारायण राव और माधव राव द्वितीय और बाजीराव द्वितीय। बच्चों राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय जो युद्ध हुआ उसमें बाजीराव द्वितीय जो संधि थी, संधि को उन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र किया, अंग्रेज़ों की कुछ जो कोठियां हैं उनको जलवा दिया, जिस वजह से अंग्रेज़ जो है उनसे प्रतिशोध लिया अंग्रेज़ों ने और पेशवा पद को समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद बिठूर में कैद कर देते हैं और यह पेंशन दे देते हैं। पेंशन के बाद पेशवा के सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, सारे के सारे अधिकार जो है स्वयं ले लेते हैं। इस तरह से बाजीराव द्वितीय के बाद कोई भी पेशवा नहीं बन पाया।
तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले अंग्रेजों का जहाज था? पहला है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन और मैफ्लावर। तो राइट आंसर होगा बच्चों, आप लोग कमेंट भी करते रहे, रेड ड्रैगन की बात करते हैं, रेड ड्रैगन पहला है, राइट आंसर होगा रेड ड्रैगन। 1595 में भारत आया, लेकिन आधिकारिक रूप से आने वाला भारत का जो पहला जहाज था जिससे विलियम हॉकिंस आते हैं, उस जहाज का नाम था हेक्टर जहाज। तो यहाँ पर यदि पहला जहाज कह रहा बच्चों तो रेड ड्रैगन, और विलियम हॉकिंस किसके द्वारा आते हैं, कब आते हैं, 1908 में आते हैं, और 1909 में ये जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, रेड ड्रैगन। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहला ऑप्शन बंबई, सूरत, सूतानती, मद्रास, तीसरा ऑप्शन है। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों, ताकि थोड़ा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे बच्चों सूरत। सूरत में उन्होंने अपनी आधिकारिक फैक्ट्री खोली। मसूलीपट्टनम में उन्होंने फैक्ट्री खोली थी, लेकिन वह फैक्ट्री आधिकारिक रूप से नहीं थी। लेकिन 1911 में सूरत में उन्होंने स्थायी फैक्ट्री खोल दिया, और 1915 में जब थॉमस रो आते हैं तो उन्हें व्यापार का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? डचों की बात करते हैं तो प्रारंभिक उपनिवेश डचों का बच्चों मसूलीपट्टनम था। राइट आंसर क्या होगा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ है? दक्षिण भारत का भाग है, समुद्री सीमा है, और यह है आंध्र प्रदेश में है। बच्चों आपने कभी भी ये चीज़ सोचा है कि जो विदेशी आए, जो भी यूरोपीय आए, उन्होंने सदैव अपने जो उपनिवेश या कोठियाँ उन्होंने सबसे पहले समुद्र के किनारे ही क्यों बनाई? क्योंकि वो जहाज से आते थे तो आने जाने में उन्हें आसानी होती थी। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय है? बच्चों पुर्तगालियों की बात करते हैं तो 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरते हैं, और इसके बाद जब रिटर्न जाते हैं यहाँ से 2 साल के बाद, तो बहुत सारा यहाँ से मसाले और अन्य चीज़ें लेके जाते हैं जो यूरोप में बेचते हैं। बेचने के बाद उन्हें काफ़ी मुनाफा होता है, लगभग 60 से 70 गुना मुनाफा होता है। इतने मुनाफे को देख करके यूरोपियों के मन में एक लालच आई और भारत एक आकर्षण का केंद्र बना, और इस तरह से यूरोपी भारत की तरफ आते चले गए। तो पहला है भारत का जो पुर्तगालियों का मुख्यालय बना बच्चों, कोचीन था, लेकिन प्रॉपर जो लगातार बना रहा वो गोवा रहा। तो राइट आंसर पहले तो कोचीन, अस्थायी रूप से कोचीन, लेकिन स्थायी रूप की बात करते हैं बच्चों तो गोवा है इसका राइट आंसर, और कालीकट में पहली बार उतरा था। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम लोग और अच्छे वीडियो बना सकें। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक सवाल और है, सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।